वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। संविदा भर्ती जो जीएनएम यानी कि नर्स की और एएनएम की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है, जीएनएम नर्स की प्लेस ऑफ पोस्टिंग जारी कर दी गई है। यानी कि राज हेल्थ पोर्टल पर इन्हें जिले आवंटन यानी कि डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट कर दिया गया है और जिन जिलों में जिन कैंडिडेट का नंबर आया है उन्हें कंसर्न अथॉरिटी के पास जाके ज्वाइनिंग देनी है। इसकी गाइडलाइन का जो इंतजार किया जा रहा था, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक बार आप लोग राज हेल्थ पोर्टल पर आ जाए, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है एनएचएम नर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपका नंबर आया है आप लोग उस जिले की लिस्ट को ओपन कर लें और आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। और उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन का हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं। जैसे ये आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है तो इसको डाउनलोड कर लें। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैचमेंट करने हैं और इसका जो है एक गाइडलाइन जारी की गई है वो हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आपके चहेतों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब आप लोगों ने पहले से ही किया हुआ होगा, नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। समय समय पर आपको इस प्रकार की जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है लगभग एएनएम का, देखिए जो एएनएम संविदा है उनके जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत जल्दी की जानी है। उससे पहले परिवेदना के लिए एक लेटर जारी किया गया है, उसका वीडियो पहले डाल दिया गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर कोई भी परिवेदना देना चाहता है एएनएम कैंडिडेट 28 मार्च तक उनका डेट है, उससे पहले पहले आप लोग परिवेदना दे सकते हैं, आपकी जो भी परिवेदनाएं हैं। उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको भी किया जाएगा, उसके लिए आपसे ऑप्शन फिलिंग करवाया जाएगा। बाकी यही गाइडलाइन रहने वाला है एएनएम का भी। अभी नर्स संविदा 2023 पद पर चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण हेतु जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें आप लोग देख लीजिएगा। एक सबसे बड़ा जो इशू है आपका है कास्ट को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक इशू है। इस गाइडलाइन के अंदर वो आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर दिया गया है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए समस्त कार्मिकों को प्रथमतः राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन एवं लिखित में भी संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। यानी कि राज हेल्थ पोर्टल पर आपको ऑनलाइन और रिटर्न में भी यानी कि जो एप्लीकेशन लिखी जाती है कंसर्न अथॉरिटी को वो आपको बना के देनी है। उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाए जाने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है, जिस भी कंसर्न अथॉरिटी के अंडर आपको दिया गया है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन से संतुष्ट होने के बाद ही जो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है उसका मिलान आपकी सेकेंडरी की जो अंक तालिका है उससे किया जाएगा। बाकी देखिए दिनांक 1 जून 2002 अथवा उसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी जो है वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन देखिए कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना जारी की गई थी 16/3/2023 को, उसके अनुसार स्थिलन दिया जाएगा आपको। आप एक जो है शपथ पत्र देंगे, शपथ पत्रों की डिटेल जितने भी हैं आपको क्या क्या बनवाने हैं, चाहे वो हेल्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके एफिडेविट्स हो, चाहे आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, इन सब की जो है PDF आपको प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना आदेश इस दिशा निर्देश की प्रति का प्रिंट यानी कि जो आपके दिशा निर्देश है उसका प्रिंट विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी प्रथमतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उनके कार्यालय में उपस्थिति देंगे। यानी कि आपको संबंधित CMHO कार्यालय जिस जिले में आपको नियुक्ति दी गई है संबंधित उस जिले की CMHO ऑफिस आपको जाना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के
पूर्ण संतुष्ट होने पर इसे राज हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन का वहां पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद राज हेल्थ पोर्टल पर आपकी डिटेल अपडेट की जाएगी। उसके बाद आपको जो है कंसर्न जहां पे सीएससी पीएससी जहां आपको भिजवाना है वो सीएमएचओ से भिजवाया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपको बनवाना है। जिस जिले में आपका जो पदस्थापन हुआ उसी जिले में आप लोग स्वास्थ्य सर्टिफिकेट यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट आप बनाएं। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दें, जल्दी मिलता नहीं है। मे बी पॉसिबल 5-7 दिन के अंदर आपको मिल जाए, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन रिसिप्ट आप लगा सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए थे। जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो सभी दस्तावेज, उससे एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आप फालतू कमेंट भी ना करें कि सर इसको लगा दे, क्या मेरा इसका ये हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने उस टाइम लगाए थे, हाँ जो शपथ पत्र वगैरह लगाए थे वो मान्य नहीं होंगे, आपको नए से बनवाने रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 माह से ज़्यादा पुराना हो गया तो वो भी नहीं चलेगा। आपको सारी चीज़ें नई करवानी है। हेल्थ सर्टिफिकेट भी इस डेट के बाद का बना हुआ हो जब आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है। आपको मूल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं। उसके बाद उन सभी की छाया प्रति आपको देनी है। हेल्थ सर्टिफिकेट जो बनेगा यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी उसके द्वारा जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जो है काउंटर साइन यानी कि प्रति हस्ताक्षरित होगा। आप पहले हेल्थ सर्टिफिकेट पीएमओ से बनवाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, उसके बाद आप सीएमएचओ कार्यालय में आएंगे और वहां से आपको काउंटर साइन जो है सीएमएचओ के संबंधित सीएमएचओ जिले के वहां पे आपको इसको प्रति हस्ताक्षरित करवाना होगा। एवं पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रमाण पत्र वो जिले के उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे, यानी वो ई मित्र से आपको अप्लाई करना होगा। अगर कोई ऐसी गर्भवती महिला है तो उसको दिशा निर्देश जो जारी किए गए समय समय पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसे कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें पति पत्नी के राजकीय सेवा में होने के आधार पर हुए पदस्थापन के प्रकरण में संबंधित कार्मिक द्वारा पति पत्नी के उक्त उस जिले में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको कार्यग्रहण सेम जगह पर दिया जा सकता है। राज्य सरकार के जो परिपत्र पत्र हैं उसके अनुसार आपका विवाह पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर नहीं करवाया है तो आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी कूटरचित डॉक्यूमेंट आप नहीं लगाए, ये आपकी लाइफ का सवाल है, ध्यान रखिएगा। बाकी धूम्रपान संबंधी जो भी आपको शपथ पत्र लगाने हैं वो आपको पहले बता चुके हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज कूटरचित नहीं होने चाहिए, इसके लिए भी आपको जो है एक शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अन्य राज्यों से शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं अन्य दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता होने पर करवाई जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राजस्थान स्टेट को छोड़कर किसी अन्य स्टेट से कोर्स किया है, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग जो भी आपने किया है, उसके अंक तालिकों को जब भी आवश्यकता होगी आपके जो है वेरिफिकेशन करवाए जा सकते हैं। ये नियुक्ति राज्य सरकार के समय पर जो भी निर्देश है उसके दिन जारी किए जा रहे हैं। अब ये जो मेन पॉइंट है आप इसको समझिएगा, 15 नंबर का जो पॉइंट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे कैंडिडेट के लिए जो इसी कंफ्यूजन में है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, आरक्षण का लाभ, जिस जाति वर्ग में आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आपका जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ मान्य होगा। यानी कि आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो राजस्थान स्टेट का जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन पिता के नाम का जारी हुआ होना चाहिए। पति एवं पिता दोनों के संयुक्त नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र आपके हस्बैंड के नाम पर बना हुआ है वो भी मान्य नहीं होगा, या आपने कलाकारी करके पिता और पति दोनों का संयुक्त नाम जुड़वा कर आपने बना रखा है तो भी मान्य नहीं होगा। केवल जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का जारी हुआ ही मान्य होगा। इसमें एक कंडीशन है, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, वो ये है कि यदि पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं है
अगर आपके पास राजस्थान स्टेट का जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है और उसमें अगर कहीं जाति का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है तो वो मान्य हो जाएगा। पहली बात तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके फादर के नेम का जारी ही मान्य होगा, पिता या पति के संयुक्त नाम का भी नहीं जारी हुआ हो वो भी नहीं मान्य है, पति के नाम का जारी है अलग से तो भी मान्य नहीं है। हाँ, मूल निवास आपके पास है उसको एक बार आप पढ़ लें, अगर उसमें स्पष्ट रूप से कहीं लिखा हुआ है कि आपका मूल निवास ये स्थान है और आपका जाति ये है, उसका स्पष्ट उल्लेख है तो वो मान्य हो जाएगा अगर वो पिता के नाम से जारी हुआ हो रखा है तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओबीसी एमबीसी अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, इसमें अधिकतम 3 वर्ष तक पुराना प्रमाण पत्र होने पर नॉन क्रिमिनल होने का शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर विवाहित महिला के पति के नाम से जारी अथवा पति का स्वयं का ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। बाकी विधवा वर्ग के लिए भी दिया हुआ, विधवा वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी है ज्वाइनिंग प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको जो है मृतक के अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधी दोनों प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने रहेंगे। परित्यक्ता विच्छिन्न विवाह का आपको जो है डिग्री आपको लगाना रहेगा। विशेष योग्यजन पीएच कैंडिडेट के लिए पीएच कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट आपका जारी होना चाहिए, वो आपको साथ में लगाना रहेगा। योग्यता संबंधी आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है 2020 का जो अनुदेशिका जारी है अजमेर बोर्ड की उसके अकॉर्डिंग 10वीं 12वीं हो आपका, और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आयु सीमा का पहले दे चुके हैं आप लोग, और कोई भी फर्जी दस्तावेज आप लोग ना लगाएं, ये आपकी लाइफ का सवाल है। बाकी ये गाइडलाइन है, सेम यही जो है एएनएम का जो आने वाला है एनएचएम का यही दिशा निर्देश होने वाले हैं, बस इसमें नर्स की जगह एएनएम हो जाएगा, बाकी यही चीजें रहने वाली, कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन परिवार की तरफ से। मिलते हैं नए